हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल गोल अचीवर्स में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ करंट अफेयर 3 दिसंबर की। आज है 3 दिसंबर और करंट अफेयर ये आपके लिए यूज़फुल होगी। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए इवन बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि मैं आपको कोई 1-2 लाइन वाली करंट अफेयर नहीं कराती हूँ, पूरी डिटेल आपको समझाती हूँ, जिससे आप पूरी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाएँ। और एग्ज़ाम अगर आज से 6 महीने 10 महीने बाद भी हो तो भी आपको ऑप्शंस याद रहें। ऐसा नहीं कि रट लियो और भूल जाए, आपको पूरी स्टोरी याद रहे, जिससे कि आप आंसर अपने ऑप्शन का जो आंसर है सही लगा पाएँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपका कोल होता है, जो कोयला होता है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो गल्फ कंट्रीज में ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। पहली चीज़ तो इससे क्या आपको क्लियर होती है कि अभी तक गल्फ कंट्रीज में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं थी जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। तो अब अगर वो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते थे तो वो क्या यूज़ करते थे, वो और दूसरे सोर्सेज यूज़ करते थे, जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर हो गया या सोलर एनर्जी का तो अभी कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, या आपकी विंड एनर्जी हो गई, टाइडल वेव्स एनर्जी हो गई, तो वो सारी वो यूज़ करते थे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब ऐसा एक कौन सा फर्स्ट गल्फ कंट्री है जो कोल का यूज़ करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो है इसकी एक कंपनी है यूएई की, इसका नाम है हसायन क्लीन कोल पावर स्टेशन। ये जो है क्लीन कोल पावर स्टेशन हसायन यूएई का, ये अब आपका कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। अब मैं आपको पहले ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो आपका पावर प्लांट है, ये वाला कोल पावर स्टेशन है, ये है कहाँ पे। तो ये देखिए, ये इंडिया, ये मैंने मैप लगाया है, ये देखिए ये है हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान के इधर ये अफगानिस्तान, फिर ये ईरान, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपने इंडिया के इस तरफ यहाँ पे ये है अरेबियन सी, अपने महाराष्ट्र की साइड पे यहाँ अरेबियन सी है पूरा, इधर ये गुजरात के साइड पे, और ये पाकिस्तान के नीचे भी अरेबियन सी है। फिर उसके बाद ये जो आपका ये जो आपका एरिया आता है, ये वाला, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान। क्या है ये? गल्फ ऑफ ओमान। अब इसे गल्फ ऑफ ओमान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका ये कंट्री है ओमान, ये पूरा ये आपका कंट्री है ओमान। यहाँ ये जो टिप है, ये टिप आपकी इसके पास नहीं है, यूएई के पास नहीं है, ये टिप आपकी ओमान के पास है। ओके, उसके बाद फिर ये वाला, ये जो आप यहाँ पर एक ये बेंट दिख रहा है, ये एक बहुत फेमस जगह है और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कौन सी स्ट्रेट है ये? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये फिर आपका यहाँ पे ये ईरान है, ये कुवैत, बहरीन, कतर और बाकी कंट्रीज हैं। तो ये जो एक यू शेप की एक वैली बनती है यहाँ पर, ये जो यू शेप बनता है, ये आपका क्या है? ये है पर्शियन गल्फ। क्या है? पर्शियन गल्फ। ओके, तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ इसे, एक सेकेंड, कलर चेंज करती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये है इंडिया हमारा, इंडिया के इधर ये आपका अरेबियन सी है पूरा, ये वाला एरिया पूरा अरेबियन सी है, और ये अरेबियन सी से जो टच करती है ये है हमारी गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे है हमारी पर्शियन गल्फ। अब एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट एक जो आपकी दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो एक छोटी वाटर बॉडी जोड़ती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, ये कौन सी है हमारी स्ट्रेट? ये है हॉर्मूज स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है आपकी, ये जो है हॉर्मूज स्ट्रेट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितना भी आपका ऑयल का ट्रेड होता है, उसका करीब लगभग 70% से ज़्यादा ट्रेड आपका इसी हॉर्मूज स्ट्रेट से होता है, ये जो आपकी हॉर्मूज स्ट्रेट है।
और ये इतनी पतली है, ये देखिए ये इतनी पतली सी है कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक लगा रहता है हमेशा आपकी शिप्स को लाने ले जाने के लिए। एक एक दो दो दिन, महीने महीने तक यहाँ पे शिप्स खड़ी रहती हैं। तो अब यहीं पास में ये आपकी टिप पर हो गया ओमान। ये देखिए ये जो है आपका, ये है यूनाइटेड अमीरेट्स, ये है यूनाइटेड अमीरेट्स। ये अब इसमें इसने ये अपने कोस्टल एरिया के पास यहाँ पे ये है आपका हसायन कोल पावर स्टेशन। ये जो है आपका हसायन कोल पावर स्टेशन, इसने डिसाइड किया है या इसको परमिशन मिली है यूएई की तरफ से कि आप कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए अभी कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। इसमें एक जापान की कंपनी है, जापान जीरा कंपनी। ये जो है इसका टाई अप किया है यूएई के साथ अब कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब टाई अप क्या किया है इन्होंने कि ये जो जापान है ये कोल प्रोवाइड कराएगा, ये कोल प्रोवाइड कराएगा सऊदी अरेबिया की इस कंपनी को। अब सऊदी अरेबिया का यहाँ पे जिक्र कैसा है वो भी बताती हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये आपका जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना यूएई में, ये बन रहा है यूएई में। और यूएई में कहाँ लगने वाला है इसका प्लांट आपका, मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे, अभी आपको लोकेशन भी दिखाई थी, हसायन में। ये हसायन कोई जगह है, यहाँ पर ये आपका प्लांट लग रहा है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को कर कौन कौन रहा है, इस प्रोजेक्ट में एक तो है आपकी जापान की कंपनी, जापान जीरा कंपनी, और दूसरी है आपकी सऊदी अरेबिया की कंपनी। सऊदी अरेबिया की कंपनी का नाम क्या है, एक्वा पावर। ये एक्वा पावर, एक्वा नहीं है, एक्वा पावर है, एक्वा पावर। और थर्ड आपका इसमें क्या है, ये जो है आपका ये जो पड़ता है, ये हसायन कोल पावर जो पड़ रहा है या ये जो यूएई पड़ता है, ये आपका जो सिल्क रोड है ना, सिल्क बेल्ट इनिशिएटिव है जो चाइना का, ये उस पे पड़ता है। तो इसीलिए इसमें एक ये भी है कंट्रीब्यूटर जो आपको इन्वेस्ट करेगा पैसे देने में। तो अब क्या है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3-4 लोग मिलके इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कौन कौन, एक तो आपका यूएई इन्वेस्ट करेगा, और कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें आपका इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कंपनी यहाँ पे काम कर रही है तो इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आपका कौन इन्वेस्ट कर रहा है, फिर इन्वेस्ट कर रहा है आपका जापान, क्योंकि जापान की कंपनी आपको यहाँ पर कोल भिजवा रही है तो एक जापान का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया। और ये जो आपका पड़ता है यूएई, ये आपका सिल्क रूट पे पड़ता है, जो आपका पता है आपको, जो चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए। वो एक रोड टाइप बना रहा है कि जो चाइना से निकलेगा और पूरे वर्ल्ड को, पूरे एशिया को, सबको जोड़ते हुआ वापस चाइना पर ले आएगा। तो ये जो यूएई है वो आपका सिल्क रोड पे पड़ता है, तो इसीलिए चाइना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो अब इससे क्या है, अब आप ये देखिए, अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि भाई हम तो सब स्विच कर रहे हैं कोल से हट के इधर की तरफ, सोलर पावर की तरफ या दूसरी और तरीकों की तरफ, जिससे कि हमारा पोल्यूशन कम हो, लेकिन ये लोग कोल का क्यों बना रहे हैं। तो हाँ, ये एक सवाल है, और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है ये यूएई का पहला और आखिरी कोल का पावर स्टेशन हो। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये आज से कई साल पहले हुआ है, और जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त कोल से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती थी, और वही एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स भी था इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये बहुत पहले हुआ था। अभी क्या हो गया है कि अभी तो आपकी दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, तो इसीलिए अभी एग्रीमेंट तो पहले हो चुका है, इसमें डील तो पहले की साइन हो चुकी है, तो अब इस डील को तो ये लोग तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए ये वाला जो पावर प्लांट है ये तो बनेगा ही, और इसके बाद और बने पावर प्लांट उसके चांसेस बहुत कम है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या चीज़ हो रही है, ये वाला तो एक आपका हो ही रहा है कि आपका कोल से बन रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए 7% आपकी कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, साथ में 25% इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो डेवलप करी जाएगी वो सोलर पावर का यूज़ होगा, 7% न्यूक्लियर पावर का यूज़ होगा, और 61% आपका गैस से ही बनेगा। अभी भी जो ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो जो नेचुरल गैस होता है उसका यूज़ करके बनती है। अब नेचुरल गैस के साथ भी क्या चक्कर है, देखो अभी तो मिल रहा है यूएई को नेचुरल गैस, हो सकता है कल को ना मिले तो वो लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि उनके पास 1-2 सोर्सेज और हो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए, तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट कोल के ऊपर भी होना चाह रहे हैं। तो इसलिए 7% कोल से करेंगे, 7% न्यूक्लियर पावर से, और 25% सोलर पावर। ओके, तो आपका ये सवाल कि फर्स्ट गल्फ कंट्री कौन सी बनी है जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, तो वो है यूएई।
तो इसके साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अब आपका क्वेश्चन है विच कंट्री इज द हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन द इंडिया। कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश किया है या एफडीआई इन्वेस्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगापुर। ओके, सिंगापुर। तो अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि एफडीआई होता क्या है, क्योंकि अब एफडीआई इन्वेस्ट कर दिया, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, इसको आप रट लेंगे, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए एफडीआई होता क्या है और एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी आप ना सेंटेंस से ही समझ जाएंगे कि फॉरेन मतलब बाहर का, जो अपने इंडिया का नहीं है, इंडिया से बाहर से है, वो डायरेक्टली कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। मतलब सपोज ये एक कंपनी है, इसमें ये फॉरेन का बंदा डायरेक्टली आके कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। ओके, तो अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आपका कैसे होता है इसमें, कि वो क्या करते हैं, किसी और उसमें आपके शेयर्स काइंड ऑफ खरीद लेते हैं, या आपके कंपनी के कुछ बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। बॉन्ड्स से ज़्यादा शेयर से अप्रोप्रिएट वर्ड है। सपोज कीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, जैसे अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा रिलायंस का केस था। रिलायंस की जो कंपनी है जियो, अभी इन्होंने क्या किया है, जियो वालों ने फेसबुक के साथ कुछ टाई अप किया था और अपने कुछ शेयर्स फेसबुक को बेच दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो कंपनी होती है, जो भी फॉरेन कंपनी है, फेसबुक बाहर की कंपनी है, ये आके आपकी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, आपकी कंपनी के शेयर खरीदती है। अब इससे क्या होता है, अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो आपकी ये जो फॉरेन कंपनी है ये भी ग्रो करेगी, और अगर ये कंपनी डूबती है तो ये भी डूबेगी कल को। अब इसमें देखिए क्या एक सबसे बड़ा फायदा इंडियन कंपनीज को हो जाता है। अब मान लीजिए इनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब ये क्या चाहेंगे कि उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को अपने इधर जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी देंगे, ताकि वो लोग उस टेक्नोलॉजी पे वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, जिससे फिर इनको भी पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो एफडीआई में क्या हुआ, इन्होंने डायरेक्टली आपकी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ओके, अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती है लिस्टेड कंपनीज, एक होती है आपकी लिस्टेड कंपनीज। ओके, और फिर एक होती है आपकी अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी, तो इसमें क्या होता है, आपकी लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो आपका शेयर मार्केट है। मैंने आपको कल पढ़ाया था शेयर मार्केट के बारे में, एक सेकेंड, कल पढ़ाया था मैंने आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो मैंने बताया था कि ये शेयर मार्केट जो है उसके ऊपर नज़र रखता है, पूरा गवर्न करता है। तो आपकी शेयर मार्केट में क्या होती है, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों के नाम आते हैं कि भाई रिलायंस है या फिर टाटा है, विप्रो है, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, इनके नाम आते हैं कि अब आपका शेयर इसका ये रेट चल रहा है, इसका शेयर का ये रेट चल रहा है। तो वो जो कंपनी जिनका नाम आता है, तो इनका मतलब उन्होंने अपने आप को लिस्ट करवा दिया है इसमें अपने शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अनलिस्ट होती हैं। मान लीजिए अभी कोई नई कंपनी बनी, जैसे कि जियो है फॉर एग्जांपल, तो जियो जो कंपनी है ये अभी अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब इसने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया है कि उसके कोई भी शेयर अभी खरीद नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग पूछेंगे तो फिर ये फेसबुक ने कैसे खरीद लिया। तो इसके ऊपर क्या है, एक रूल है सरकार का कि पहला तो रूल ये है कि अगर आपको कुछ भी शेयर मार्केट में से खरीदना है, अगर हमें कोई सी कंपनी के शेयर खरीदना हम चाहेंगे तो हमें वो लिस्टेड कंपनी के ही खरीदने पड़ेंगे, हम अनलिस्टेड कंपनी से नहीं खरीद सकते। उसके बाद अगर आप अनलिस्टेड कंपनी से खरीदते हैं और कुछ ऐसा डील हो जाता है आपका कंपनी के ओनर से, जैसे अभी अंबानी और जो मार्क ज़करबर्ग है उनका एक डील हुआ था, तो उसमें क्या रूल है आपका कि 10% का रूल है। 10% का रूल का मतलब कि अगर आप कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो अभी जब फेसबुक ने जियो के शेयर्स खरीदे हैं, तो जियो के कितने शेयर खरीदे हैं, 9.99% शेयर खरीदे हैं। क्योंकि क्या हमारे यहाँ रूल है कि जो कंपनी अनलिस्टेड है, जो कंपनी को लिस्ट नहीं किया गया है अभी शेयर मार्केट में, उसके आप 10% से ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकते इन टोटल। तो उसके 9.99 शेयर
50% बिक सकता था और वो फेसबुक ने खरीद लिया है। तो समझे आप एफडीआई क्या होता है। एफडीआई क्या होता है कि जब कोई बाहर की कंपनी डायरेक्टली इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। ओके, मतलब उसकी एक हिस्सेदारी हो जाती है। मान लीजिए ये एक कोई ये घर है, पूरा मेरा है ये वाला घर, अब कोई आके उसमें से मेरे घर में से कोई इतना हिस्सा खरीद ले, ठीक है। अब इस घर के ऊपर अगर मैं और 2 मंजिल बनाऊं, 3 मंजिल बनाऊं, तो इस जिसने ये वाला हिस्सा खरीदा है तो वो बनेगी तो फिर उसके लिए भी ना, वो उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इस कंपनी में इसकी पार्टनरशिप हो जाती है, इस घर में इस बंदे की पार्टनरशिप हो गई है इस पूरे एरिया में। इसी तरह कंपनी में भी बाहर वाली कंपनी की पार्टनरशिप हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्या होता है आपका, एफपीआई होता है ये एफपीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो आपकी जो फॉरेन कंपनी होती है वो डायरेक्टली किसी भी एक कंपनी के आके शेयर्स नहीं खरीदती है, उस कंपनी में आके पार्टनरशिप नहीं करती है, सिर्फ सॉरी नॉट शेयर्स, आके उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करती है, लेकिन मार्केट में उसके जो बॉन्ड्स इशू वो करती है कंपनी, वो उनको खरीदते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो मार्केट से जाकर बॉन्ड्स खरीदते हैं, जब मार्केट से जाके बॉन्ड खरीदते हैं, जब ये कंपनी लिस्टेड हो जाती है उसके बाद जब बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो वो जो पूरा ग्रुप होता है लोगों का जो बॉन्ड खरीदते हैं उनको कहा जाता है एफआईआई। ओके, तो अब ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया क्वेश्चन में था कि सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में किसने किया है, सबसे ज्यादा एफडीआई, तो उसका सही आंसर क्या है, सिंगापुर। ये देखिए आप, ये आपको एक डेटा दे रखा है, देखिए 2020-21 के लिए अप्रैल से सितंबर तक का ये एस्टिमेटेड डेटा है कि कौन सबसे ज़्यादा अपने यहाँ निवेश करेगा। तो ये देखिए सिंगापुर करेगा करीब 62,000, ठीक है। और आपका बाकी मॉरिशस या यूएसए, सेकंड नंबर पे यूएसए है, तो यूएसए करेगा कितना, 53,000। और थर्ड नंबर पे फिर आपका, हाँ जी, थर्ड नंबर पे फिर आपका मॉरिशस है, मॉरिशस करेगा 15,000 के करीब। अब इट्स नॉट 15,000, ये करोड़ में है, 15,000 करोड़ इन लाख करोड़, ठीक है। अब आप ये अगर देखेंगे 2019-20 का अप्रैल से मार्च तक का जो रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल टू मार्च वाला, उसके बीच में जो इन्वेस्ट किया गया है, तो उसमें भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है, सिंगापुर ने ही इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए अब आप लास्ट में ये कम्युलेटिव देखिए, अगर आप अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 तक का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो डेटा आएगा, इसमें आपको मॉरिशस सबसे ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है। लेकिन अगर आप जब सिर्फ, अब ये देखिए, ये आपका अप्रैल 2000 से शुरू कर दिया है, मतलब पूरा आपकी पूरी एक दशक की बात हो गई, अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2020 तक, पूरे 10 साल के अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है मॉरिशस की तरफ से। लेकिन अगर आप बात करेंगे इस साल की, तो आपका सबसे ज़्यादा जो इस साल इन्वेस्टमेंट आया है वो आया है सिंगापुर से। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ और थोड़ा डेटा है जो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका एफडीआई आया है। तो अभी तक तो क्या होता था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर होता था ये हमेशा बूम पर रहता था और हमेशा इसी में ही सबसे ज़्यादा आपका आता था एफडीआई, 63 देखिए 55 कर आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपका कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की जो है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। देखिए उसका एक रीज़न भी है, कोरोना का टाइम चल रहा था, सर्विसेज तो कोई प्रोवाइड करवा नहीं रहा था, सब लॉकडाउन में थे, सिर्फ आईटी सेक्टर वाले लोग थे तो जो घर बैठकर अपने लैपटॉप से काम कर रहे थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर वालों का या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों का रहा है। तो देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे सारे सालों में मिला के, तो आपका सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का ही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे करंट टाइम का, 2020-21 का जो अप्रैल टू सितंबर का आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर सेक्टर वालों का रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर ना जब आपका मन में सवाल उठा होगा कि अगर ठीक है एफडीआई हम क्यों करते हैं, हम एफआईआई या एफपीआई ही डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते हैं, तो वो मैंने आपको बताया ही था कि एफडीआई करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, आपकी पार्टनरशिप है तो आपकी भी प्रोफाइल ग्रो करेगी और आपको भी ज़्यादा पैसे मिलने शुरू होंगे। और
कंपनी में क्या होगा कि आपकी सपोज इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया, अब मान लीजिए जियो में इन्वेस्ट किया है फेसबुक ने, जियो में इन्वेस्ट किया है फेसबुक ने। अब मान लीजिए जियो के पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी जियो में डेवलप हो गई तो वो फेसबुक को दे देगा, और फेसबुक के पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो क्या करेगा, वो जियो को दे देगा। दोनों आपस में बहुत अच्छे से स्ट्रेटजीज कुछ बना सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ लिख दिया है, या आप पढ़ लीजिएगा। एक ये चीज़ है कि नॉन डेबिट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है, सपोज मान लीजिए मेरी कंपनी में जैसे जियो के शेयर बेचने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या, जियो का अपना जो पार्टनरशिप थी जियो की, उसको बेचने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो था जियो का, वो ये था कि जियो को अपना बिजनेस और ज़्यादा इलेबरेट करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो पैसे की ज़रूरत के लिए या तो उसके पास ऑप्शन था कि वो बैंक से लोन ले लेता, ठीक है, या उसके पास ऑप्शन था कि वो अपने कंपनी को लिस्ट करवा के उसके शेयर्स मार्केट में ओपनली बेच देता है। लेकिन फिर वो एक बार मार्केट में आ जाते तो वो हमेशा के लिए आ जाते थे। सिमिलरली आपका अगर वो बैंक से लोन लेता है मान लीजिए, तो उससे क्या होता है, फिर उसको हर महीने उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता, हर महीने उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। क्या हो जाता, बैंक से लोन लेने पर जियो के ऊपर आपके इंटरेस्ट भी लगता चला जाता। तो जब इंटरेस्ट लगता जियो के ऊपर तो वो उसके लिए एक बहुत हैवी चीज़ हो जाती। तो इसीलिए उसने बेटर ऑप्शन क्या देखा कि मैं भैया अपने 9.99% शेयर बेच देता हूँ, इससे कोई मेरा बहुत ज़्यादा लॉस है नहीं, प्लस साथ में मुझे पैसा मिल जाएगा और ज़्यादा डेवलप करने के लिए अपनी कंपनी को, और कुछ नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस भी मिल जाएंगे। ओके, तो इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या कहा है, चाइना इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन विच कंट्रीज प्रोडक्ट। सवाल आपसे पूछा गया है कि चाइना ने कौन सी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अब आप पहले तो पूछिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती क्या है। इसमें क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज इज अ protectionist tariff that a domestic government impose on a foreign imports that it believes are priced below the fair market value। क्या इसका मतलब हुआ कि जो भी आपकी होस्ट कंपनी है, आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है, ये आपका एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा सकती है उन चीज़ों के इंपोर्ट पर जो सरकार को लगता है कि जो मार्केट की प्राइस वैल्यू है उससे कम प्राइस में बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ऐसे समझिए, जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारा इंडिया, ठीक है, अब चाइना यहाँ से एक मान लीजिए मोबाइल बना के यहाँ बेच रहा है, ठीक है। अब मोबाइल का प्राइस होना चाहिए 10,000 रुपये। अगर आप उसको सब इवेल्युएट करेंगे या चाइना में जिस प्राइस से वो बिक रहा है या उस तरह की चीज़ें जो इंडिया में बिक रही हैं उसके हिसाब से उसका प्राइस 10,000 रुपये होना चाहिए, मगर चाइना उसको बेच देगा कितने में, 1,000 रुपये में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी मार्केट में जितना उसको प्राइस को बिकना चाहिए था उससे उसने कम में बेच दिया। तो लोग क्या करेंगे, अब आपके ज़्यादातर इसी को खरीदेंगे। जैसे क्या हो रहा है, आजकल चाइनीज़ मोबाइल इतना ज़्यादा चल रहे हैं, लोग वही खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब एक कोई इंडियन कंपनी है जो 10,000 रुपये में सेम उतनी ही लागत के साथ बना रही है उस फ़ोन को, उसके 10,000 रुपये में बेच रही है उसे, तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे। तो दोनों चीज़ों के बीच में फेयर कंपटीशन नहीं रहा। जैसे मैंने आपको कल किसानों वाला बताया था मुद्दा कि जिसमें सब्सिडीज देने के बाद क्या हो रहा था कि किसानों को एक तरह से हेल्प मिल जा रही थी, तो फेयर कंपटीशन नहीं हो पा रहा था। तो इसी तरह से इसमें भी क्या है कि जब आपके ये प्राइस जब वो बहुत कम प्राइस में बेचते हैं तो आपकी मार्केट में एक फेयर कंपटीशन नहीं रहता है। ये बात सही है, कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाकी सबको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और फिर वो कहीं ना कहीं जाके कंज्यूमर्स को अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि कहीं भाई कोई बाहर का आके ऐसे कम रेट पर ना बेचे इतना ज़्यादा कि हमारा मार्केट ख़त्म हो जाए, तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती हैं, वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाती हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ मतलब आप डंप करना क्या होता है कि आपका कूड़ा कबाड़ा फेंकना, ठीक है, डंप मतलब कूड़ा फेंकना। तो एंटी डंपिंग कि भैया आप हमारे यहाँ कूड़ा नहीं फेंक सकते हो, उसको रोकने के लिए जो आपकी ड्यूटीज लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ओके, तो अभी चाइना ने कौन सी कंट्री है जिसके प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो अब क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, ये 6 नवंबर को हुआ है ये वाली चीज़, अब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने
ऑस्ट्रेलिया की 7 चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें आता है आपका बार्ली, शुगर, कोल, कॉपर, लॉग, टिम्बर, लॉबस्टर एंड वाइन। ठीक है, इनके ऊपर आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अब ये देखिए, जैसे आपको ये वाइन्स वगैरह का तो शायद नाम भी सुना हो अगर आप लोगों ने, तो ये येलो टेल करके है कोई वाइन, इसके ऊपर कुछ लगाया है ड्यूटी वगैरह, ये मैंने जो रिपोर्ट में था मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ याद रखने का कोई नीड नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या हो सकता है और ये कौन सी कंट्री पे लगाया है। चाइना ने, तो ये ऑस्ट्रेलिया पे लगाया है। अब सबसे ज़्यादा किस पर लगाया है, ये वाइन्स पर लगाया है और कोल पे लगाया है। वाइन और कोल ये बहुत अफेक्ट हुआ है इससे। अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा भाई ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे होंगे, अपने यहाँ से वाइन बना कर ले जा रहे होंगे, चाइना में सस्ते दामों पर बेच रहे होंगे, जिससे चाइना की जो कंपनियां हैं वो लॉस में जा रही होंगी। तो इसलिए चाइना की सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया कि भैया देखो 100 रुपये की शराब है तो तुम भी 100 रुपये में बेचो, हम भी 100 में बेच रहे हैं, फिर पब्लिक की मर्जी है वो जिसकी शराब पी ले। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया बड़ी शान पट्टी दिखा रही है, तो वो 10 रुपये में बेच रही है अपनी शराब को, तो चाइना वाले को तो भैया घाटा हो गया। अभी आपने देखा ही हमारे देश को तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे चला यही है बेचारे शराब पीने वाले लोगों ने। तो इसीलिए अब चाइना के तो भैया हो गया घाटा चाइना की शराब की कंपनियों को, तो इसीलिए अब वो तो करेंगे भैया कि सरकार के पास जाएंगे। तो सरकार ने क्या करा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब ड्यूटी लग जाएगी तो टैक्स बढ़ जाएगा। अब टैक्स उसने इतना ज़्यादा लगा दिया, ये देखिए कितना कितना टैक्स लगाया है, 160%। मान लीजिए 10 रुपए की बेच रहा था तो उसमें 100% 160% उसने और बढ़ा के प्राइस तब वो बेचेगा। तो 100 रुपए की चीज़ वो कहीं 1600 रुपये में बेच रहा होगा शायद। तो अब जब वो 1600 में बेचेगा तो कोई उसकी खरीदेगा नहीं, और फिर जाके वापस लोग चाइना की शराब पियेंगे, चाइना के लोग, और चाइना की कंपनी खुश, सरकार खुश। देखने में लग रही है ये चीज़ ऐसे, मगर ये ऐसी बात है नहीं। असल रीज़न इसका क्या है ये सब लगाने का, ये देखिए असल रीज़न है ये सब। क्या हुआ था जब कोरोना वायरस फैला था, उस वक्त जब चाइना से पता चला था इसका ओरिजिन का, तो कई देशों ने इस चीज़ की मांग करी थी कि भाई इसकी जांच हो चाइना में, चाइना की लैब्स की टेस्टिंग हो कि भाई कोरोना वायरस वहाँ से आया है क्या नहीं आया है। तो उसमें एक जो देश था वो ऑस्ट्रेलिया भी था। ऑस्ट्रेलिया की ये देखिए, ये आपकी पहली न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया था, इधर देखती हूँ, ये आपकी सबसे पहली जो आपकी हुई थी ना, ये जो लड़ाई हुई है उसमें जो सबसे पहला इवेंट था वो यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया था कोरोना वायरस की इंक्वायरी हो और चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये वाली चीज़ हो जाती है तो अब इनको तो लगा भाई चाइना वालों को कि कहीं भाई हमारे अगेंस्ट टेस्ट ही ना, हमारे अगेंस्ट हो ना जाए जांच कहीं। तो उस वक्त जो जो देश चाइना के अगेंस्ट बोला था, चाइना ने सबके साथ कुछ ना कुछ करा था। तो बदले में चाइना ने क्या करा, जो ऑस्ट्रेलिया के वाइन ट्रेडर्स थे, जो ऑस्ट्रेलिया से वाइन जो लोग ले जाते थे, उनके ऊपर कुछ रोक लगा दी और उनके बीच में कुछ उनका जो बिजनेस था उसको अफेक्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ये जो था चाइना में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक टीवी एंकर था, ऑस्ट्रेलियन टीवी एंकर था, उसको आप चाइना में डिटेन कर दिया गया मतलब पकड़ लिया गया, ज़बरदस्ती का उनको डिटेन कर दिया गया, बंद करके डाल देते हैं जेल में, ना मिलना ना कुछ, ना कोई सफाई दे सकते, ना वो है ना अपने ना दलील ना अपील ना वकील वाला जो था, उस टाइप से चीज़ कर दी गई यहाँ के एक ऑस्ट्रेलियन टीवी एंकर के साथ। अब जब ऐसा चाइना ने कर दिया, एक उनके बिजनेसमैन को अफेक्ट किया और एक उनकी जर्नलिज्म को भी अफेक्ट किया। तो इसके रिजल्ट में फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि वहाँ पर चाइनीज रिपोर्टर्स जो थे उनको बैन कर दिया गया। ओके, सबसे पहले कोरोना वायरस की जांच की मांग करी, उसके बाद बदले में चाइना ने क्या करा, उनकी जो वाइन ट्रेडर्स थे उनका ट्रेड अफेक्ट करा, और वहाँ के जो जर्नलिस्ट ऑस्ट्रेलिया के थे चाइना में काम कर रहे थे उनको डिटेन करना शुरू कर दिया। तो इसके बदले में क्या करा, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी उन्होंने चाइनीज रिपोर्टर को जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में काम करते थे उनसे कहा कि भाई अब आप हमारी कंट्री छोड़ के चले जाओ और अब आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते। इसके होने के बाद ये वाली चीज़ करी ऑस्ट्रेलिया ने, और साथ में एक चीज़ क्या करी, आप जानते होंगे चाइना का एक प्रोविंस है जिंगजियांग प्रोविंस, ये जिंगजियांग प्रोविंस, इसका आपने सुना होगा, यहाँ पर एक मुस्लिम्स का एक कम्युनिटी रहती है जिसको कहते हैं यूगर मुस्लिम्स।
उनके साथ यहाँ पर बहुत बुरा होता है, उनको हमेशा डिटेन करके रखा जाता है। और इसका पूरा आप पढ़िएगा, मैं या कभी बनाऊंगी इसकी वीडियो। यूगर मुस्लिम्स के साथ बहुत इनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। इनको डिटेंशन कैंप सेल्स में रखा जाता है, वहाँ पे अपने हिसाब से इनको ट्रेन क्या करते हैं, मतलब जितना वो चाहे टॉर्चर कर सकते हैं, टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिर इसके ऊपर सवाल उठाया कि भाई ये आपके यहाँ क्या हो रहा है, आप यहाँ पे इसको ऐसा इनके साथ बिहेव कर रहे हो, इसका क्या रिपोर्ट है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और इस मुद्दे को आगे पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे उठाया ऑस्ट्रेलिया ने। अब जब ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कदम उठा लिया, उसके बाद आपको मैंने भी कल की ही वीडियो में बताया था कि चाइना और हांगकांग का भी थोड़े टाइम पहले कुछ इशू हो गया था, क्योंकि हांगकांग जो है वो आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस कैसी है वो, कि यहाँ पर भी ब्रिटिश लोगों का शासन था आपका पूरा चाइना के ऊपर। चाइना से तो बहुत पहले चले गए थे, मगर हांगकांग में रह गए थे। फिर हांगकांग छोड़कर गए हैं वो 1997 में शायद वो गए हैं, मैं इसका डेट का कंफर्म करके बताऊंगी आपको। 1997 में शायद वो गए हैं हांगकांग छोड़ के। तो जब वो हांगकांग से गए हैं तो उन्होंने हांगकांग की जो एक तरह से जिम्मेदारी दे दी, जैसे अपने यहाँ पुडुचेरी वगैरह से फ्रेंच वगैरह लास्ट तक थे, तो वो लोग गए तो वो हैंड ओवर करके गए किसको, इंडिया को। तो सिमिलरली जैसे हांगकांग से जब गए हैं तो वो हांगकांग को हैंड ओवर कर गए चाइना को। मगर अब आप जानते हैं चाइना में तो बिल्कुल इस तरह की गवर्नमेंट है कि बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप है। और हांगकांग बहुत एक फ्रीडम वाला कंट्री था, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले यूके का था वहाँ पे होल्ड, तो एक फ्रीडम वाले लोग वहाँ पे रहते थे। और वो क्या कह के गए कि जो हांगकांग है, हांगकांग की अपनी अलग गवर्नमेंट चलेगी, और जो उनकी जो फ्रीडम है आप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो हांगकांग के फॉरेन ट्रेड जो होता है हांगकांग का, या फिर जो डिफेंस है, वो सिर्फ चाइना देखेगी। जैसे कि हमारे यहाँ हम स्टार्टिंग में सिक्किम के साथ हमारे यहाँ था कि हम उनका सिर्फ फॉरेन अफेयर्स देखते थे, कम्युनिकेशन देखते थे और डिफेंस देखते थे, बाकी सब चीज़ें सिक्किम अपना आप करता था। तो सेम चीज़ हांगकांग के साथ भी थी। तो अब क्या होता है कि चाइना जो अब क्या कर रहा था कि वो वहाँ पे जो उनकी फ्री गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि चाइना की ही जो गवर्नमेंट है वही रूल करे हांगकांग के ऊपर भी। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे हांगकांग में। तो ऑस्ट्रेलिया जो थी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, उसने इस चीज़ का सपोर्ट किया था, हांगकांग के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो चाइना जो वहाँ पे सिक्योरिटी लॉ के नाम पर वहाँ पे लोगों के साथ बुरा कर रही थी, उनको एंटी नेशनल का टैग दे रहे थे और उनके प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे सिक्योरिटी लॉ के नाम पे, तो उसकी एक तरह से उसका कंडेम किया था और कहा था ये गलत है, हांगकांग वाले लोग सही हैं, उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब ये एक चीज़ हो गई। अब जब ये चीज़ें हुई तो इसके बाद अब क्या किया, एक चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में भी, आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों के सोल्जर जो हैं डिप्लॉयड रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर भी वहाँ डिप्लॉयड रहता है। तो एक पिक्चर रिलीज करी चाइनीज़ मीडिया ने, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन सोल्जर है, उसके पास एक चाकू है और उसकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है और बच्चे की गोद में एक बकरी भी बैठी हुई है। तो वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर हैं ये आपको ऐसे, आप बहुत मासूम लोग हैं, जैसे बकरी मासूम सी होती है जानवर, ऐसे आप मासूम हैं और ये बस आपका हलाल कर रहे हैं, आप लोग का कत्ल कर रहे हैं और आप लोग को पता भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई ऑस्ट्रेलियन सोल्जर को। अब इस पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा कि भाई ये आपका जो है ये गलत है और ये आपकी गलत फेक फोटो है, आप इसको हटाइए। जिस पे चाइना ने कहा नहीं भाई फेक फोटो नहीं है, हम नहीं हटा रहे हैं। और साथ में क्या करा, साथ में ये लगा दिया एक एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मतलब ये छोटे छोटे लेवल पर सिर्फ कहा सुनी तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती गई और वो बाद में जाके इतनी बड़ी हो गई कि अब वो इकोनॉमिक्स को, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अफेक्ट करने लगी। और अब इसका बहुत डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के जो वाइन ट्रेडर्स थे। तो इसके साथ अब इस क्वेश्चन के लिए इतना ही और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपको समझ में आ गया कि चाइना ने कौन सी कंट्री के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। रीज़न क्या दिया है कि आप बहुत सस्ते दामों में बेच रहे हैं हमारे यहाँ, मगर असल वजह ये है जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था, जो कि अब बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है, असली रीज़न ये है इस ड्यूटी को लगाने का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज दैट के विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लीड्स टू द एयर पॉल्यूशन। इनमें से ऐसा क्या है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उससे एयर पोल्यूशन होता है।
ऑप्शन है बर्निंग ऑफ पराली, यूज ऑफ अमोनिया, सब्सिडीज टू फार्मर, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव जी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए बर्निंग ऑफ पराली से एयर पोल्यूशन होता है, आप सब जानते हैं, दिल्ली का हाल आप जानते हैं, गैस चेम्बर बन जाता है विंटर्स में आके, जब इधर पराली जलता है और इधर थोड़ा थोड़ा आपका विंटर्स की वजह से फॉग आना शुरू हो जाता है, तो बहुत सांस लेने में वाकई बहुत तकलीफ होती है। जो दिल्ली से होगा वो इसको समझ सकता होगा कि एक गैस चेम्बर ही बन जाता है दिल्ली में। उसके बाद सेकंड चीज़ है यूज़ ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के यूज़ से क्या होता है, देखिए ये न्यूज़ है, ये देखिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट। मतलब कि जो अपना इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो अपनी गंगा है, गंगा के साथ साथ जो आसपास का एरिया है, गंगा के आसपास का एरिया बहुत फर्टाइल है, वहाँ पर खेती होती है बहुत ज़्यादा, तो वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा अमोनिया का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है, कैसे बनती जा रही है, वो देखिए ऐसे कि अब क्या होता है कि जब आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसमें आप अमोनिया डालते हैं। अब अमोनिया की क्या फितरत होती है अमोनिया के साथ, कि जब वो अमोनिया आपका ग्राउंड पे जाता है और उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब उसे मिलते हैं तो वो उसको डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं अमोनिया का, और उसमें से आपकी अमोनिया या इस तरह की चीज़ें एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, ठीक है, या मीथेन गैस आपकी रिलीज होती है, तो इससे आपका क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। देखिए ये जो अमोनिया होती है, ये अमोनिया को जब आपने एक बार डाल दिया फर्टिलाइजर की तरह, और फिर जब वो उसको माइक्रोब्स ने तोड़ दिया और तोड़ के एटमॉस्फेरिक अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये क्या करती है, आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एटमॉस्फेयर में जाकर ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपस में टूट जाते हैं, अमोनिया साल्ट पार्टिकल जिसको हम कहते हैं। ये अमोनिया का एक बड़ा पार्टिकल है और ये बस ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही टूट जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जब आप सांस लेते हैं, जब आप ब्रीथ करते हैं, तो ये आपकी नाक से होकर आपके अंदर लंग्स तक में चले जाते हैं और आपको हेल्थ और आपकी जो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग है उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया, यूज ऑफ पराली है, एयर पोल्यूशन करता है, अमोनिया भी एयर पोल्यूशन करता है, क्योंकि वो अमोनिया क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको एटमॉस्फेरिक अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। अब सब्सिडीज टू फार्मर कैसे अफेक्ट करते हैं एयर पोल्यूशन को, ये बताइए। देखिए क्या होता है कि जब हम सब्सिडीज देते हैं ना फार्मर्स को, तो वो सब्सिडीज जो ज़्यादातर दी जाती है वो दी जाती है फर्टिलाइजर्स के लिए, या तो सीड्स के लिए, या फिर उनको कैश अमाउंट दिया जाता है। तो जब आप उन्हें कैश दे रहे हैं या फिर जब आप उन्हें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उस फर्टिलाइज़र को वो ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में यूज़ करते हैं। नो डाउट उससे फसल अच्छी होती है, मगर वो जो फर्टिलाइजर्स होता है, जैसे फर्टिलाइज़र में आप अमोनिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अमोनिया अगर उन्होंने यूज़ किया या यूरिया उन्होंने यूज़ किया, अमोनिया डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं। यूरिया में से क्या होता है कि आपका वो निकल जाता है नाइट्रोजन वगैरह, और उसका एटमॉस्फेरिक अमोनिया बन जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाता है, जो या और वो फिर जाके कभी कभी ऐसे पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है जो आपका एक और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपका करते हैं और आपकी लाइफ को और आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सब्सिडीज टू फार्मर, यूज़ ऑफ अमोनिया और बर्निंग ऑफ पराली, ये सब कुछ आपका जो है वो एयर पोल्यूशन को लीड करता है। अच्छा, अब ये एक चीज़ है कि अब आपने ये देखा होगा कि आपका ये जो पराली जब जलाते हैं तो बहुत सारे फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं कि भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मगर थिंग इज दैट कि बाद में तो हम करते हैं, पहले से भी तो कुछ कर सकते हैं ना। जैसा भी है ये अमोनिया का हमें पता चल गया इफेक्ट कि अमोनिया से इतना नुकसान होता है, तो हम अमोनिया का यूज़ कम कर सकते हैं, उसका कुछ सब्सिडी ढूंढ सकते हैं। या बर्निंग ऑफ पराली, आपको पता है कि उसे बर्न करते हैं पराली को। अब ये कहा जाता है कि उसको बर्न मत करो, उसको आप डीकम्पोज करो, मगर उसका भी ना बर्न करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक उसको डीकम्पोज कर पाए पराली को और फिर उसके बाद दूसरे फसल उगाएं। अगर वो उसे डीकम्पोज करने पर जाएंगे तो किसानों को 6 महीने के लिए अपने खेत खाली छोड़ने पड़ेंगे, और खाली छोड़ने का मतलब है 6 महीने बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उस पराली को डीकम्पोज करने की बजाय उसको जला देते हैं। तो एक तो ये आपको पता है, ये वाली चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर
हमें स्टेप लेना चाहिए कि पहले ही हम रोक सकें ताकि पोल्यूशन हो ही ना। खैर फिर भी जब पोल्यूशन हो जाता है तो उससे बचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। ये इमेज क्लियर नहीं आई है, तो उसको हम क्या क्या रिस्पॉन्स लेते हैं, हम क्या क्या काम करते हैं, तो वो डिस्कस किया गया है कि जब आपका बहुत मॉडरेट टू पुअर कंडीशन होती है कि मतलब आपका बहुत ज़्यादा नहीं है पोल्यूशन वगैरह, तो आप क्या करते हैं फाइन। जैसे ये आपका कब होता है, जब गार्बेज बर्न हो रहा है, आपका ब्रिक्स वगैरह का काम हो रहा है, तो इस पे कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे आपका ये सीवियर कंडीशन हो जाता है जब पीएम आपका 2.5 या ओवर 300 माइक्रोग्राम क्यूबिक पर मीटर के से ज़्यादा हो जाता है, तो आप दिल्ली में आपने देखा होगा कि ट्रक तक की एंट्री पे बैन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है। जैसे दिवाली के टाइम पे मोस्टली ये चीज़ होती है, आप अभी नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे कि आपका ट्रक्स की एंट्री बंद हो जाएगी, आपका कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाएगा, फायर क्रैकर्स जलाना ये हो जाएगा। ऑड इवन स्कीम जो बहुत एक फेमस स्कीम है, ये ऑड इवन स्कीम स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। शटिंग ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, एक्चुअल में ये चीज़ होती है क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है, मैंने बताया गैस चैम्बर बन जाता है दिल्ली तो बिल्कुल। तो इस तरह के आप इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, और ये स्टेप मगर बाद में लिए जाते हैं। अब हमें कुछ करना चाहिए पहले ही, ताकि हम कुछ ऐसे स्टेप ले सके और इस कंडीशन पे पहुंचे ही ना। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी रिसेंटली यूपी सीएम योगी लॉन्चेस बॉन्ड ऑफ डैश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या हुआ है कि अभी जो हमारे यूपी के सीएम हैं उन्होंने बॉन्ड निकाला है, बॉन्ड लॉन्च किया है एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। मतलब यूपी की एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एमसीडी जिसे बोलते हैं, ये जो दिल्ली एमसीडी है या आपके यहाँ पे भी एमसीडीज होंगे। यूपी सरकार ने उसका बॉन्ड ही बना के बेच दिया, उसके शेयर्स बेच दिए मार्केट में। लोग अपनी कंपनीज के शेयर बेचते हैं, यूपी सरकार ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शेयर बेच दिए। क्या, और अभी आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शेयर बेचे हैं, तो इसका सही जवाब है लखनऊ। जो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बॉन्ड्स यूपी सरकार ने शेयर मार्केट में बेच दिए। अब क्या होता है बॉन्ड, ये मैं आपको बताती हूँ। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होती है कि ये एक तरह से आपकी ये जो कंपनी है ये अपने कुछ बॉन्ड इशू करती है। सपोज बॉन्ड क्या होगा, एक आपको पेपर टाइप एक इशू कर दिया कि वो 10 रुपये का पेपर है या 20 रुपये का पेपर है, इस तरह से खरीद के मार्केट में निकाल देती है स्टॉक मार्केट में। अब वहाँ पर एक इंडिविजुअल है, सपोज मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं जाके वो 10 रुपये का पेपर खरीद कर ले आऊँगी और अपने पास रख लूँगी। कल को इन फ्यूचर जब मैं देखूँगी कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये जिसका मैंने बॉन्ड खरीदा था, ये ग्रो कर रहा है, ये तरक्की कर रहा है, अब इसके जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसके पास जाकर इसका बॉन्ड का ये पेपर इसको दिखाऊंगी, इसको वापस बेच दूंगी और कहूँगी देखिए ये आपने मुझे 10 रुपये का बॉन्ड बेचा था उस टाइम पे, और इस पर आप मुझे कुछ इंटरेस्ट दे रहे थे कि हम आपको हमारा जितना फ़ायदा होगा उसका 1% देंगे या 2% देंगे, इस तरह से आप मुझे दे रहे थे। अब आपको ये फ़ायदा हो रहा है, अब आपकी कंपनी का इतना वर्थ है, आप मुझे रिटर्न करके दे दीजिए। तो हो सकता है उसको 10 की बजाय 15 रुपये मिल जाए। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है आपका कि आपने 10 रुपये में ख़रीदा और फिर वो कंपनी चली गई लॉस में, तो हो सकता है आपको 10 रुपये के 8 ही रुपये मिले। तो दिस इज़ व्हाट द शेयर मार्केट एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड होता है। अब मान लीजिए ये लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसको पैसे की ज़रूरत है, कुछ काम करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, पानी की व्यवस्था करानी है, सड़कें बनवानी है, बहुत से काम होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए योगी सरकार ने क्या करा, उसके कुछ शेयर्स मार्केट में बेच दिए। ये मान लीजिए पेपर्स मार्केट में बेच दिए, 10 रुपये में आपको ये पेपर मिल रहा है या 100 रुपये में बेच दिया, जितने में बेचा, मतलब 10-100 रुपये में नहीं बेचा होगा, जितने करोड़ों में बेचा होगा। अब वो किसी ने खरीद लिया और बदले में इनको वो पैसा दे दिया। सुबह 10 रुपये में बेचा था और एक बंदे ने, इंडिविजुअल ने खरीदा और इस एमसीडी को 10 रुपये मिल गए। अब इस 10 रुपये से एमसीडी ने बनाया एक पार्क और उस पार्क के बाहर लगा दी पार्किंग टाइप कुछ सिस्टम, या कुछ और साइड में कुछ और लगा दिया। अब आप आओगे अपनी गाड़ी पार्क करोगे और गाड़ी पार्किंग की मान लीजिए 1 रुपये फीस है, तो 10 लोगों ने गाड़ी पार्क करी, इनका बनाने का जो खर्चा था वो निकल आया, फिर 10 रुपये की और पार्किंग हुई। तो अब ये क्या हुआ, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये फ़ायदे में जाने लगी। अब क्या करेगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर ये इंडिविजुअल्स, ये जो लोग थे जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे थे, तो अब क्या चाहेगी सरकार, अपना ये दिखाएगी कि भाई हमसे जिसे 10 रुपये में हमसे खरीदे थे उसको अब हम 20 रुपये देंगे, हमारे बॉन्ड वापस कर जाए। तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग वापस कर जाएं,
ये कम्प्लीटली इन लोगों की अब चॉइस है, ये वापस कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप जैसे भी रूल बनाएगी सरकार और ये NSE और BSE जैसे भी उनका रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर ये आगे वर्क करता है। तो बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड और एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती हैं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, जैसे अभी ये यूपी गवर्नमेंट के जो यूपी के CM है उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड इशू कर दिए, या फिर आपके यहाँ LIC हो गए, LIC का अभी तक नहीं बॉन्ड इशू हुआ है लेकिन इस तरह से बॉन्ड इशू होते हैं। या फिर कॉर्पोरेट कौन सी होती है? आपकी प्राइवेट, जैसे अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता रही थी कि जियो अगर अपने कुछ बॉन्ड्स बेचने लग जाए मार्केट में, अभी बेच नहीं रही है लेकिन रिलायंस के हैं मार्केट में बॉन्ड्स, रिलायंस अपने बॉन्ड्स बेच रहा है। या फिर आपका टाटा है, टाटा अपने कुछ बॉन्ड बेचता है। तो इस तरह की जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज जो बेचती हैं वो आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहलाते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होता है कि आपकी हाई रिस्क होती है और हाइयर रिटर्न होता है। ठीक है, इसका मतलब कि आपने 10 रुपये में मान लीजिए बॉन्ड खरीदा तो चांसेस है कि आपको कल को 15 रुपये मिले, उसके बॉन्ड के आपको 15 रुपये मिले। लेकिन इसमें रिस्क बहुत आई है, हो सकता है ये प्राइवेट कंपनियां कल को बंद हो जाए तो आपका ये सारा पैसा डूब जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे विजय माल्या के केस में हुआ, नीरव मोदी के केस में हुआ, लोगों का पैसे लेके भाग गए। अब गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि आपकी लोअर रिस्क होती है, रिस्क कम होती है कि आपका पैसा डूबेगा और उसमें लोअर रिटर्न भी कमी होता है। इसमें कितना रिटर्न रहेगा, मान लीजिए 10 रुपये में आपने खरीदा तो हो सकता है आपको 12 रुपये मिल जाए, कल को 11 रुपये या 12 रुपये मिल जाए। लेकिन ये श्योर है कि ये जो आपने 10 रुपये लगाया है ना, ये नहीं डूबेगा, चाहे ये गवर्नमेंट बदल जाए, चाहे ये कंपनी बंद हो जाए, चाहे जो हो जाए। मगर अगर आपने सरकारी में लगाया है तो बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, ना के बराबर नेग्लिजिबल चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। वरना कुछ भी नहीं हुआ तो आपको 10 रुपये तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये वर्क करते हैं आपके बॉन्ड। तो अभी क्या न्यूज़ है कि यूपी के जो CM है उन्होंने लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनका, उसके बॉन्ड मार्केट में निकाले हैं। ओके, और ये एक है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपका कि अभी इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पर मॉस गार्डन ओपन हुआ है? कौन सा गार्डन? मॉस गार्डन इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो ये ओपन हुआ है आपके उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कहाँ? नैनीताल में। ओके, तो अब आपको पहले तो आपके दिमाग में आया होगा ये जानने के लिए कि मॉस क्या होता है। मॉस गार्डन तो खोल दिया, मॉस क्या होता है? तो ये देखिए, ये जो आपको ये देखा होगा आपने पहाड़ों पे छोटे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये देखिए, ये पत्थर पे जो ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये पत्थर है, इन पे जो ग्रीन दिख रहे हैं, तो ये मॉस होते हैं। क्या होते हैं कि जो आपका ब्रायोफाइटा, आपका क्या है, जो सबसे पहले आपकी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो में, आपके 4-5 चीज़ों में वो आपके डिवाइड है। जैसे प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, और फंजाई एक किंगडम होता है। ऐसे 5 किंगडम्स में आपके डिवाइड है, टोटल 5 किंगडम है। अब प्लांट्स जो है वो आगे और ज़्यादा डिवाइड होते हैं, जैसे थैलोफाइटास हो गए, ये ब्रायोफाइटा हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए। तो इसमें से एक होते हैं ब्रायोफाइट्स। तो मॉसिस जो है वो ब्रायोफाइट में आता है। अब ब्रायोफाइट कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट वो होते हैं जो नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन वेस्कुलर एंड नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग मतलब जिनके ऊपर आपके फ्लावर नहीं आते। ठीक है, तो फ्लावर नहीं आता इनके ऊपर, ये देखिए सिर्फ ग्रीन है। नॉन वस्कुलर मतलब वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। वस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि सपोज ये एक आपका प्लांट है, इसमें ये छोटे ये सेल्स बने हुए होते हैं जिनको हम जाइलम फ्लैम कहते हैं, जिनके थ्रू खाना और पानी आपका जड़ों से लेके ऊपर तक प्लांट तक जाता है या स्टेम्स लीव्स तक जाता है। तो इनके साथ ऐसा कोई केस नहीं होता है। देखिए, ये बहुत छोटे से होते हैं, यही अपना बनाएंगे और यही अपना खा लेंगे, यही बनाएगा, यही लीव बनाएगी अपना खाना और यही खा लेगी। वो जब लंबे पेड़ होते हैं ना, लंबे पेड़ होते हैं, वहां पर वस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि नीचे बन रहा है, ऊपर नीचे से पानी ले रहे हैं और ऊपर टिप तक पहुंचा रहे हैं, या फिर आपके जो लीव्स है, लीव्स में खाना बन रहा है और वो आपका पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये देखिए, बहुत छोटे ग्रीन शेडी लोकेशंस में आपको मिल जाएंगे। ये ग्रीन जो क्लम्पी से होते हैं, ये आपके मॉसिस कहलाते हैं। और ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं और फ्लावरलेस होते हैं। ओके, सो ये आपके मॉस होते हैं। तो अभी हमारे इंडिया में पहला मॉस गार्डन ओपन हुआ है। कहाँ ओपन हुआ है? नैनीताल के, उत्तराखंड के नैनीताल में। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही करंट अफेयर की न्यूज़ है, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो गया था। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत लंबे थे, सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैंने आपके कराए हैं। बहुत
बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम पढ़ें, मगर जितना पढ़ें उसे इतनी अच्छी तरह पढ़ें कि वो आप हमेशा रिटेन रख पाएँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम पढ़ें, उसको लगातार रिवाइज़ करते रहें ताकि आप उसको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाएँ। बहुत ज़्यादा पढ़ के दिमाग में घोच-पच करना कोई इतना यूज़फुल नहीं है। जितना भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह पढ़ें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे भी वीडियोस बनाने के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस पर और वर्क करने के लिए और आपके लिए ऐसे अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।